नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप भी सुन लो, 2014 में यानी आदरणीय मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के पहले धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, मोदी जी ने वह करिश्मा किया कि 8-9 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत जो धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया। दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स आज यह दावा कर रही हैं, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। साल 1.5 साल के अंदर दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा, उसके बाद तीसरा देश इस दुनिया में कोई होगा बहनों भाइयों, हमारा और आपका देश भारत होगा। पहले दुनिया के दूसरे देशों में हम लोग जाते थे, हमारे देश के नेता जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम कुछ बोलते थे, दुनिया हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी। लेकिन आज भारत का वह कद बना है, भारत की वह हैसियत बनी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत बोलता है। मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की हैसियत, यह है भारत की ताकत। आज जो नई तिमाही के आंकड़े आ रहे हैं मेरे बहनों भाई, भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से तेजी के साथ बढ़ रही है। और आप जानते हैं महंगाई का दर क्या है भारत में। मैं सबसे कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे नौजवानों से भी मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लो, आजाद भारत के इतिहास में कभी भी महंगाई की दर इतनी कम नहीं रही है जितने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में है। आज महंगाई की दर 1% नहीं है, आधा फीसदी नहीं है, बल्कि 0.25 यानी 1 की भी चौथाई हो गई है मेरे बहनों भाई। यह है हमारा भारत। 2014 के बाद से हमने कहा है, सीधे सीधे यदि कहना हो तो मैं कह सकता हूं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए काम ज्यादा हो बात कम हो। इससे हमारे देशवासियों का जीवन इसी फार्मूले के कारण, इसी सूत्र के कारण हमारे देशवासियों का जीवन आसान हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, सरदार पटेल ने आजाद भारत को राजनीतिक और भौगोलिक एकता के सूत्र में पिरोया था। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसी विरासत को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक एकता के सूत्र में बांधने का काम कर रही है। यह कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल्य के साथ मेरे बहनों भाइयों हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और सुन लीजिए आज मेरी बात, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मैं केवल कह रहा हूं ऐसा नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी इस बात का दावा कर रहे हैं। भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत दुनिया में 2047 तक विकसित भारत बनकर रहेगा, डेवलप्ड नेशन होगा हमारा। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं तो उनकी सादगी, उनका त्याग अपने देश के जीवन को बेहतर बनाने की अपने देशवासियों को प्रेरणा दे रहा है मेरे बहनों भाई। इसी प्रेरणा के साथ हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत की योजना, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने लागू किया है जो आज तक इसके पहले कभी संभव नहीं हो पाया। मैं मानता हूं इसके कारण बहुत सारे गरीबों का, आम लोगों का भी जीवन सुगम हुआ है और समावेशिता भी बढ़ी है। बहनों भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने
सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो इस देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। उनका मत साफ है, तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय इसकी सभी के साथ होना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, भारत के संविधान के निर्माण में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया था। इससे भारत की एकता और अधिक बढ़ी है कि हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, ऐसा मतदाता सूची विरोध किया उन्होंने। साथियों, भारत के पड़ोसी देशों को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना के मॉडर्नाइजेशन पर, सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया था। आर्मी की जरूरत की चीजों पर अपने ही देश में बनाया जाना चाहिए, अपनी देश की धरती पर बनना चाहिए, अपने देशवासी नौजवानों के हाथों से बनना चाहिए। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था। और आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, आज हम चाहे तोप हो, मिसाइल हो, बंदूक हो, गोले हों, आज हेलीकॉप्टर हो, आज हम बना रहे हैं तो भारत की धरती पर बना रहे हैं, भारत के नौजवानों के हाथों से बहनों भाइयों बना रहे हैं। भारत की सेना, आधुनिक सेना, तीर कमान से लड़ाई नहीं लड़ सकती है बहनों भाई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2014 में मोदी जी के आने के पहले यहां से तो गोले, बारूद, मिसाइल, इनका जो एक्सपोर्ट होता था केवल 600 करोड़ का होता था। आज मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज भारत में इस समय 25-26 हजार करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों में भेज रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। और आज इस गुजरात की धरती पर आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, 2029 समाप्त होते होते 50,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया के दूसरे देशों को बहनों भाई। भारत में कोऑपरेटिव सहकारिता का भी यदि कोई प्रेरणा स्रोत रहा है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही गुजरात के दुग्ध उत्पादक किसानों को कोऑपरेटिव यानी सहकारिता बनाने की सलाह दी थी। और इसी के बाद अमूल का जन्म हुआ था, जिस अमूल से बच्चा बच्चा केवल गुजरात का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का परिचित। और बहनों भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी सहकारिता की भावना को आगे बढ़ाया है। और आपने देखा होगा, सहकारिता की भावना को आगे बढ़ाया है मोदी जी ने। यह बात मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, सहकारिता मंत्रालय को अलग से मंत्रालय बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। एक तरफ हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग मेरे बहनों भाइयों सरदार पटेल की विरासत को छिपाने और मिटाने की भी उनके द्वारा कोशिश हो रही है। लेकिन उनकी कोशिश किसी भी सूरत में जब तक हम लोग हैं कामयाब नहीं होने देंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के देहांत के बाद जनता ने श्रद्धापूर्वक एक स्मारक बनाने के लिए धन एकत्रित किया था। लेकिन यह बात जब नेहरू जी तक पहुंची, जानते हैं क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सरदार पटेल तो किसानों के नेता थे, इसलिए यह धन गांव के कुएं और सड़क बनाने में खर्च किया जाना चाहिए। क्या तमाशा था? सरदार पटेल आजीवन किसानों के लिए कार्य करते रहे। यह तर्क दिया था। मेरे बहनों भाइयों, यह बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन कुएं और सड़क बनाने का काम तो सरकार का होता है। उसके लिए स्मारक के पैसे का इस्तेमाल करने का सुझाव
यह बेतुका लगता है मुझे, यह सरासर गलत है। और इससे सिर्फ एक बात साफ होती है कि उस समय की सरकार हर कीमत पर सरदार पटेल की महान विरासत को छिपाना चाहती थी, महान विरासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल की दबाना चाहती। नेहरू जी ने स्वयं को तो भारत रत्न दे दिया, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय भारत रत्न नहीं दिया जा सकता था? मैं इस सवाल का जवाब लोगों से मैं चाहता हूं, लेकिन उस समय नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करा के मेरे बहनों भाइयों सरदार पटेल को उचित सम्मान देने का निर्णय लिया है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक बार तालियां बजाकर इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और साथियों, इस देश के करोड़ों भारतीयों के मन में एक ही भावना थी कि जिस महापुरुष ने देश को एक और अखंड रखने में अपने पौरुष और पुरुषार्थ का परिचय दिया है, उसको वह सम्मान मिलना चाहिए जिसका वह सचमुच हकदार है। अब मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री ने देश की इस भावना को एक का सम्मान करके केवड़िया में भव्य मूर्ति का निर्माण कराया है। आज मेरे नौजवान साथियों, देश के लिए कुछ सोचने वाले आप जैसे नौजवानों की शक्ति हमारे पास है। अपने हाथों से विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की क्षमता यदि किसी के अंदर है तो आपके अंदर है। देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सार्वभौमिकता को बनाए रखना मैं मानता हूं कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की भावी पीढ़ी को सौंप कर वह गए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश और समाज को सभी लोग एकजुट करने दें। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर किसी भी सूरत में हम इस समाज को बंटने न दें। जो भी भारत में पैदा हुआ है, भारत की मां की कोख से पैदा हुआ है, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं, बहनों भाई। हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। भारत दुनिया का अकेला देश है जो केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानता है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। मेरे बहनों भाई, यह है हमारा भारत। हमें प्रण करना है कि अपने सरदार के संस्कारों को पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ अपने जीवन में उतारेंगे, साथ ही साथ भारत की पीढ़ियों को हम तैयार करेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सारे पदयात्रियों का शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं। सारे पदयात्रियों का शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भी मैं अपनी उनकी पावन स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन यही समाप्त करता हूं। बोलिए एक बार दोनों हाथ उठाकर, भारत माता की, भारत माता की। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। धन्यवाद।